Reborn to Love My Devil Husband एपिसोड 90। 90 मिस्टीरियस फोटो। हालांकि इस बार भी धारा थोड़ी सी हैरान हो गई थी, लेकिन उसे पता था कि चिराग और अर्जुन दोस्त है, क्योंकि उसने कई बार चिराग और अर्जुन की फोटो अखबार में देखी थी। मेरे सामने से आ रही नंदिनी को देखकर वह एक पल के लिए चौंक जाती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उसका कहीं पर भी आता पता नहीं था। उसने भी उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन सच में उसका पता नहीं लगा पाई थी। नंदिनी आराम से चलते हुए लिविंग हॉल में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी हुई धरा पर पड़ती है, वह तुरंत ही भागकर उसके पास जाती है, जिसे देखकर धारा भी मुस्कुरा देती हो जल्दी से अपनी जगह से उठकर नंदिनी को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में थोड़ी नमी उतर आती है। आखिर आज इतने समय बाद वह एक दूसरे को देख रहे थे। नंदू, कैसी हो? तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम कितना ढूंढ रहे थे तुम्हें। तुम नहीं जानती कि हमने तुम्हें कितना याद किया है। आयशा भी तुम्हें हर दिन याद करती थी। उसकी बातें सुनकर नंदिनी भी रोने लगती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त धारा को क्या बताएं। चिराग जब नंदिनी को इस तरह से रोते हुए देखा है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अब कभी भी नंदिनी की आंखों में आंसू आए, चाहे वजह कुछ भी रही उससे। धारा फिर नंदिनी को अपने आप से अलग करती है और उसके गालों को अपने हाथ में लेकर प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो, लेकिन उससे पहले मुझे आयशा से मिलना है। उसने मुझे बहुत कुछ छुपाया हुआ है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया है और इसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। उसकी बातें सुनकर नंदिनी को हंसी आ जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि धारा किस बारे में बात कर रही है, और वह हंसते हुए ही बोलती है, पर दीदी, आपको नहीं लगता है कि आप उनके ऊपर गुस्सा करके गलत करोगी? क्योंकि अगर उन्हें आपको सच्चाई बतानी ही नहीं होती तो वह आपके यहाँ पर लेकर ही नहीं आती। अगर ऐसा नहीं होता तो इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद नहीं होती ना। उनकी बात सुनकर चिराग और बाकी सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रही हैं। ऊपर अर्जुन और आयशा के रूम में अर्जुन सीधे जाकर वॉशरूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर में कपड़े बदलकर बाहर आ जाता है। जब वह बाहर आता है तो सामने उसे आयशा दिखाई देती है, जो कि किसी सच में गुम थी। उसे इस तरह से किसी सोच में गम देखकर अर्जुन उसके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। उसकी बात सुनकर आयशा अपने होश में आती है और बोलती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये सोच रही थी, क्या मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वह अच्छा था? क्या वह सच में क्वालिफाइड करता था आपने जो प्रोजेक्ट निकला था उसके लिए? आयशा ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसके ऊपर कोई भी एहसान करे। हालांकि वह उसका पति था और उसका साथ देना उसका फर्ज था, लेकिन वह अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ना चाहती थी। उसकी यह बात अर्जुन भी समझ रहा था, इसलिए वह सीरियस आवाज में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या सच में मैं अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट यूं ही किसी भी कंपनी को दे देता? तुम्हारी कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन तैयार की थी वह सच में काबिले तारीफ थी, और इसलिए ही मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दिया था। और रही बात इस बात की कि तुम मेरी वाइफ हो और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तो हाँ, तुम मेरी वाइफ हो, ये सच कभी नहीं बदलेगा, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हारी दूसरे तरीके से भी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं पहले अपनी कंपनी के बारे में सोचूंगा। उसकी बात सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से अर्जुन को गले लगा लेती है। अर्जुन को समझ में नहीं आता है कि अचानक से आयशा को क्या हो गया है, और वह भी उसे गले लगा लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। थोड़ी देर इसी तरह से गले लगे रहने के बाद अर्जुन को कुछ याद आता है और वह बोलता है, आज से पहले तो तुम कभी भी किसी भी लड़की को या किसी भी अपने दोस्त को घर पर लेकर नहीं आई हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि उसे हमारी शादी के बारे में पता चल जाएगा? उसकी बात सुनकर आयशा तुरंत ही उससे अलग होती है और मुस्कुरा कर बोलती है,
वह कोई और नहीं बल्कि मेरी दोस्त है। सभी आयशा को कुछ याद आता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे वह तुरंत भी छुपा लेती है और फिर मुस्कुरा कर बोलती है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कि त्रिशा भी मेरी दोस्त थी और वह, लेकिन मेरा यकीन मानिए धारा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वह सच में मेरी और नंदू की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह धारा की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसे पर विश्वास किया जा सकता है। इनफैक्ट वह बहुत अच्छी और उसने कई बार मुझे त्रिशा के बारे में आगे किया था। लेकिन ये तो मैं ही थी जो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आयशा को ये याद ही नहीं रहा था कि फ्लो में उसने क्या कह दिया है। हालांकि अर्जुन को ये पता था कि धारा अच्छी लड़की है और उसे त्रिशा जैसी नहीं समझा जा सकता है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि आयशा उसके सामने ये सब बोल देगी। जैसे ही आयशा कोई इस बात का एहसास होता है वह तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लेती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह बोलती है, अर्जुन अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अर्जुन को समझ में नहीं आता है कि वह ऐसा भी क्या पूछना चाहती है जिसकी वह इतनी ज्यादा सीरियस हो गई है। इसलिए वह भी सीरियस होकर बोलता है, हाँ बोलो क्या पूछना है तुम्हें। अगर मैं इसका जवाब दे सकता हूँ तो जरूर दूंगा, लेकिन अगर नहीं दे सकता तो मुझे दोबारा इस बारे में मत पूछना, ठीक है। आयशा जानती थी कि अर्जुन के कई ऐसी राज है जो कि वह इस वक्त उसके सामने नहीं बताना चाहता है, लेकिन फिर भी अब उससे और रहा नहीं जाता है और वह बोलती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझसे शादी क्यों की थी। जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और इसलिए आपने मुझसे शादी की थी। उसकी बातें सुनकर अर्जुन एक पल के लिए हैरान रह जाता है और उसका चेहरा बदल जाता है, जिसे आसानी भी नोटिस कर लिया था, लेकिन फिर भी वह शांत बनी रहती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब अर्जुन की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता है तो आयशा का चेहरा उतर जाता है और वह वहां से उठकर जाने लगती है और जाते जाते ही बोलती है, चलिए नीचे चलते हैं, सब लोग हमारा डिनर पर इंतजार कर रहे होंगे। उसकी बातों में छुपी हुई उदासी को अर्जुन अच्छे से समझ रहा था और जब वह उसे इस तरह से उदास होकर जाता हुआ देखा है तो पता नहीं क्यों लेकिन उसके दिल में और एक दर्द सा उठना है। आयशा दरवाजा खोलकर बाहर जा पाती है उससे पहले ही उसे अर्जुन की ठंडी मगर कड़क आवाज सुनाई देती है, क्या तुम सच में जानना चाहती हो इस बारे में। मैं तुम्हें सारा सच तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना कहने के बाद वह अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कपबोर्ड के पास पहुंच जाता है। वहां पर से वह एक क्लोजेट खोलना है और उसमें एक डब्बा रखा हुआ था, क्योंकि वुडन का बना हुआ था और काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर बहुत ही कीमती चीज रखी गई हो। आयशा जब उसे देखते हैं तो उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा भी उसमें क्या रखा गया होगा जो अर्जुन ने उसे इतनी संभाल कर रखा है, लेकिन वह कुछ भी कहती नहीं है और चुपचाप से अपनी जगह पर खड़ी हुई अर्जुन के वहां पर आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में अर्जुन उसके पास आ जाता है उस वुडन बॉक्स को अपने साथ में लेकर। आयशा बहुत ज्यादा क्यूरियस थी यह जानने के लिए कि आखिर उसके अंदर क्या है। अर्जुन कुछ कहता नहीं है और उसके सामने ही उसे वुडन बॉक्स को ओपन करता है। उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक तस्वीर थी जो कि उल्टी रखी हुई थी। आयशा जैसे ही अपना सर झुकाकर उसमें देखी है तो उसे सिर्फ वाइट सरफेस के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अर्जुन धीरे से उस फोटो को निकलता है और उसे देखने लगता है। उस फोटो को वह देसी ही देखा है, उसकी आंखों में जो चमक थी वह आंसू में बदल जाती है और एक आंसू का मोती बनकर उसके गालों पर लुढ़क जाता है। आयशा जैसे ही अर्जुन की आंखों में आंसू देखते हो वह तुरंत ही परेशान हो जाती है और जल्दी से उसके गाल पर हाथ रखकर बोलती है, अर्जुन क्या हुआ है बताए मुझे, आखिर इसने ऐसा भी किया है कि आप इतने ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कोई गलत सवाल पूछ लिया है तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, बट प्लीज आप इस तरह से रोया मत। मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं जानना है,
मुझे किसी पर सच्चाई के बारे में नहीं जानना है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कहते हुए आयशा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अर्जुन अपने हाथ में पक्की हुई उसे तस्वीर को आयशा के हाथों में दे देता है और फिर तुरंत ही वहां से चला जाता है। आयशा उसे जाता हुआ देखकर हो जाती है और जल्दी से उसके पीछे जाती है, लेकिन तब तक अर्जुन लिविंग हॉल में पहुंच चुका था और वहां से तुरंत ही बाहर की तरफ चला जाता है। दादी जी जब अर्जुन को इस तरह से बाहर जाते हुए देखते हैं तो वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन किसी की नहीं सुनता है और तुरंत ही वहां से चला जाता। आयशा बस खड़ी खड़ी उसे जाते हुए देखते रह जाती है। तभी उसका ध्यान अपने हाथ में पड़ी हुई उस तस्वीर पर जाता है और जैसे ही वह उसे तस्वीर में देखती है उसकी आंखें हैरानगी से बड़ी बड़ी हो जाती है। आखिर ऐसा भी क्या देख लिया है आयशा ने? आखिर कौन है उसे तस्वीर में? क्या राज है उस तस्वीर के पीछे? फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी कैलतीले उसने ना चाहते हुए भी उसका दिल तोड़ दिया था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 91। 91 ईशा कपूर। आयशा जैसे ही अर्जुन की आंखों में आंसू देखते हो वह तुरंत ही परेशान हो जाती है और जल्दी से उसके गाल पर हाथ रखकर बोलती है, अर्जुन क्या हुआ है, बताए मुझे। आखिर इसने ऐसा भी किया है कि आप इतने ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कोई गलत सवाल पूछ लिया है तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, बट प्लीज आप इस तरह से रोया मत। मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं जानना है, मुझे किसी पर सच्चाई के बारे में नहीं जानना है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कहते हुए आयशा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अर्जुन अपने हाथ में पक्की हुई उसे तस्वीर को आयशा के हाथों में दे देता है और फिर तुरंत ही वहां से चला जाता है। आयशा उसे जाता हुआ देखकर हो जाती है और जल्दी से उसके पीछे जाती है, लेकिन तब तक अर्जुन लिविंग हॉल में पहुंच चुका था और वहां से तुरंत ही बाहर की तरफ चला जाता है। दादी जी जब अर्जुन को इस तरह से बाहर जाते हुए देखते हैं तो वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन किसी की नहीं सुनता है और तुरंत ही वहां से चला जाता। आयशा बस खड़ी खड़ी उसे जाते हुए देखते रह जाती है। तभी उसका ध्यान अपने हाथ में पड़ी हुई उस तस्वीर पर जाता है और जैसे ही वह उसे तस्वीर में देखती है उसकी आंखें हैरानगी से बड़ी बड़ी हो जाती है। इन आंटी का फोटो अर्जुन के पास क्या कर रहा है? क्या अर्जुन का और इनका कोई लेना देना है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फ्लैशबैक। आज से 15 साल पहले आयशा अपने मॉम दाद के साथ लंदन घूमने के लिए गई हुई थी। वहां के होटल में आयशा, बेटा धीरे से दौड़ो, देखो लग जाएगी आपको। इस तरह से नहीं भागते हैं, जरा सुनो तो सही मेरी बात। आयशा की मॉम लगातार आयशा को रोक रही थी, लेकिन आयशा थी कि अपनी मस्ती में मस्त थी। ये होटल का गार्डन था जिसके सामने रोड चल रही थी। आयशा का इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं गया था कि तभी वहां से एक तेजी से कार चलती हुई आती है और आयशा को टक्कर मारने की वाली थी। आयशा डर की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लेती और वहीं पर फेस बनकर खड़ी हो जाती है। उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। वही आयशा की मॉम जब ये देखी है तो उन्हें तो चक्कर ही आने वाले होते हैं, लेकिन वह आयशा से काफी दूर खड़ी हुई थी। लेकिन आयशा को वह कॉल टक्कर मार पाती उससे पहले ही वहां पर एक और रात आ जाती है और उसे उसका हाथ पकड़कर जल्दी खींच लेती है।
ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि किसी को खुद को पता नहीं चला था। आयशा को बचाते बचाते वो औरत भी जमीन पर गिर जाती है और उनके हाथ में थोड़ी सी चोट आ जाती है। वही आयशा को बचाने के चक्कर में जब उन्होंने धक्का मारा था तो ऐसा भी नीचे जमीन पर गिर गई थी जिसकी वजह से उसे भी कुछ खरोंच जाती है। अदिति जी जैसे ही ये देखते हैं वह भागते हुए अनिका के पास जाती है और उसे जल्दी से उठाकर उसे चेक करने लगती है। आयशा को जैसे ही यह एहसास होता है कि कोई अपना उसके पास है वह तुरंत ही अपने होश में आती है और एक पल बाद वह जोर जोर से रोने लगती है। मेरा कुछ नहीं हुआ है आपको, आप ठीक हो? देखो बेटा रोना बंद करो, मम्मी आ गई है ना आपके पास। मामा देखो ना मुझे लग गई, मुझे चोट लगी है, देखो माँ मुझे लग गई है। ये कहते हुए छोटी सी आशा अपने हाथों और पैरों में लगी हुई खरोंच अदिति को दिखाती है। अदिति जब ये देखी है तो उसके दिल में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन वह अपने आप को रोने से रोती है और उसकी चोट पर फूंक मारते हुए बोलती है, देखो मैंने दवा लगा दी है, वह ठीक हो जाएंगे है ना। आयशा इस बात से खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही वो औरत अपने आप को संभाल कर आयशा के पास जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फिरते हुए बोलती है, बेटा आप ठीक तो हो ना? आपको इस तरह से भागना नहीं चाहिए था, मैंने देखा था कि आपकी माँ आपको बार बार मना कर रही थी, आपको अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए थी ना। अब जाकर आयशा और अदिति जी का ध्यान उस औरत पर जाता है जिसने अभी अभी अपनी जान पर खेलकर आयशा की जान बचाई थी। अदिति जी तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने सामने खड़ी हुई औरत के हाथ जोड़कर रहती है। थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आपका शुक्रिया कैसे अदा करना चाहिए। आपने मेरी बेटी की जिंदगी नहीं बचाई है बल्कि मेरी जिंदगी बचाई है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने दुख में इतनी ज्यादा परेशान थी कि मैं आप पर ध्यान ही नहीं दिया। अदिति जी ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उन्होंने उसे औरत के हाथ पर लगी हुई चोट को देख लिया था। औरत जब अदिति की बात सुनती है तो मुस्कुराती है और बोलती है, कोई बात नहीं है, वैसे भी अगर आपकी जगह मैं होती तो मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन होता। मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ के दर्द को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। अदिति जी फिर प्यार से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखती है और बोलती है, आप इंडियन नजर आ रही है कि आप यहीं पर रहती हैं। चलिए पहले हॉस्पिटल चलते हैं, आपको भी चोट आई है और आयशा को भी चोट आई है। अदिति जी का ऑफर सुनकर को औरत मुस्कुराती है और जल्दी से राजी हो जाती है और बोलती है, 1 मिनट में अपने हस्बैंड को कॉल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ चलती हूँ। इतना कहने के बाद वह औरत तुरंत ही अपना फोन निकलती है और किसी को कॉल कर देती है। कॉल आंसर हो जाता है। जैसे कि कॉल आंसर होता है सामने से किसी आदमी की कड़क आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह औरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, जैसे कि कॉल आंसर होता है सामने से किसी आदमी की कड़क आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह औरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, हनी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आप मेरी फिक्र मत करना और अर्जुन आपके साथ ही है तो प्लीज उसे समझा देना, और अगर वह ज्यादा परेशान करे तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। इतना कहने के बाद वह औरत फोन काट देती है और फिर अदिति जी और आयशा के साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। आयशा बहुत ध्यान से उन औरतों को देख रही थी जो देखने में काफी ज्यादा एलिगेंट और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आयशा से जब रहा नहीं जाता है तो वह अपनी तोतली आवाज में बोलती है, आंटी थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए क्या आपको भगवान ने भेजा है मेरी मदद करने के लिए। टीचर बताते थे कि जब भगवान अपने बांधों की मदद करने के लिए खुद नहीं आ पाते हैं तो वह अपने फरिश्तों को भेज देते हैं। और आप तो सच में कितनी ज्यादा खूबसूरत है, क्या आपको भगवान ने भेजा है? क्या आप एक परी हो जो हेवन से यहाँ पर आई है मेरी मदद करने के लिए? औरत आयशा की इतनी प्यारी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है और बोलती है, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई परी नहीं हूँ। हाँ लेकिन भगवान ने ही मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है।
आप सच में बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छी बातें याद करती हो। आपका नाम क्या है? आंटी की बात सुनकर आयशा भी मुस्कुरा देती है और वह बोलती है, मेरा नाम आयशा वरुण मेहरा है और मैं सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मम्मी पापा ने कहा था कि अगर मैं अपनी क्लास में टॉप करूँगी तो वह मुझे यहाँ पर घूमने के लिए लेकर आएंगे और मैं इसके लिए टॉप किया था। मम्मी पापा ने मेरी विश पूरी कर दी और मैं यहाँ पर घूमने के लिए आ गई। टीचर ये भी कहते हैं कि मम्मी पापा की बात हमेशा माननी चाहिए। मैं उसी टाइम पर टीचर की बातों को गलत समझती थी। मम्मी पापा ने मेरी विश पूरी कर दी और मैं यहाँ पर घूमने के लिए आ गई। टीचर ये भी कहते हैं कि मम्मी पापा की बात हमेशा माननी चाहिए। मैं उसी टाइम पर टीचर की बातों को गलत समझती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि टीचर सही कहते थे। मम्मी पापा की बात हमेशा ही माननी चाहिए। अगर मैं अपनी मम्मी की बात मानी होगी तो अभी यह सब नहीं हुआ होता, है ना? आयशा जी अंदाज में ये सारी बातें बोल रही थी, वह सच में काफी ज्यादा फनी थी, जिसे देखकर वह औरत और साथ में अदिति के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। आयशा जी अंदाज में ये सारी बातें बोल रही थी, वह सच में काफी ज्यादा फनी थी, जिसे देखकर वह औरत और साथ में अदिति के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। अदिति जी जल्दी से एक कैब रोकती है और उसने बैठ जाती है और साथ में उसे औरत को भी अपने साथ आने का इनविटेशन दे दी है। कार में बैठ जाने के बाद अदिति जी बहुत ही अदब के साथ उसे औरत की तरफ देखती है और बोलती है, आई एम सॉरी, अभी तक मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया और न ही आपसे पूछा कि मैं जान सकती हूँ कि आपका नाम क्या है? वह औरत मुस्कुराकर बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी आप बहुत ज्यादा परेशान थी, ऐसे में कोई किसी के इंट्रोडक्शन के बारे में क्या ही सोचेगा। वैसे मेरा नाम ईशा कपूर है और मैं इंडिया से ही हूँ। मैं भी यहाँ पर अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ ही घूमने के लिए आई थी। उसे भी यहाँ पर घूमने आना था, इसलिए मैं बस ऐसे ही यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। जब मैंने देखा कि वैसे भी यहाँ पर रहते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि वह मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगे, लेकिन जब से वह यहाँ पर आए हैं तब से बस बिजनेस ही चल रहा है। मेरे लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। ईशा जी की बातें सुनकर अदिति जी के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है और वह बोलती है, यही हाल मेरा है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा था कि वह यहाँ पर मेरे साथ और आयशा के साथ घूमने के लिए चलेंगे, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं तब से मीटिंग के बाद मीटिंग दिए जा रहे हैं। ऐसे ही बातें करते करते वह लोग अस्पताल पहुँच जाते हैं और उन लोगों की ड्रेसिंग भी हो जाती है। थोड़ी ही देर में बोलो वापस से होटल में पहुंच जाते हैं। अदिति जी ईशा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वैसे अगर आपका कोई रात का प्लान ना हो तो क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे आयशा से वापस से मिलना है, ये बच्चे काफी प्यारी है। मेरा बेटा बच्चा जरूर है लेकिन उसमें बच्चों जैसी कोई भी गुण नहीं है। मुझे लगता है कि वह बचपन में ही बड़ा हो गया है और इसके लिए मुझे भी एक बेटी चाहिए जो मेरे साथ खेल सके। पर कोई बात नहीं, वह भी काफी प्यारा है। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी लेकिन किसी मजबूरी केल्तिले उसने ना चानामम भी उसका दिल जाती वही या था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर, क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है, लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 92। 92 अर्जुन आयशा की पहली मुलाकात। वह औरत मुस्कुराकर बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी आप बहुत ज्यादा परेशान थी, ऐसे में कोई किसी के इंट्रोडक्शन के बारे में क्या ही सोचेगा। वैसे मेरा नाम ईशा कपूर है और मैं इंडिया से ही हूँ।
मैं भी यहाँ पर अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ ही घूमने के लिए आई थी। उसे भी यहाँ पर घूमने आना था, इसलिए मैं बस ऐसे ही यहाँ पर घूमने के लिए आई थी जब मैंने देखा कि वैसे भी यहाँ पर रहते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि वह मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगे। लेकिन जब से वह यहाँ पर आए हैं तब से बस बिजनेस ही चल रहा है। मेरे लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। ईशा जी की बातें सुनकर अदिति जी के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है और वह बोलती है, यही हाल मेरा है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा था कि वह यहाँ पर मेरे साथ और आयशा के साथ घूमने के लिए चलेंगे, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं तब से मीटिंग के बाद मीटिंग दिए जा रहे हैं। ऐसे ही बातें करते करते वह लोग अस्पताल पहुँच जाते हैं और उन लोगों की ड्रेसिंग भी हो जाती है। थोड़ी ही देर में बोलो वापस से होटल में पहुँच जाते हैं। अदिति जी ईशा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वैसे अगर आपका कोई रात का प्लान ना हो तो क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे आयशा से वापस से मिलना है। ये बच्चे काफ़ी प्यारी है। मेरा बेटा बच्चा जरूर है लेकिन उसमें बच्चों जैसी कोई भी गुण नहीं है। मुझे लगता है कि वह बचपन में ही बड़ा हो गया है और इसके लिए मुझे भी एक बेटी चाहिए जो मेरे साथ खेल सके। पर कोई बात नहीं, वह भी काफ़ी प्यारा है। ईशा जी जब उनकी बात सुनती है तो वह भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इस पराया देश में अपने देश के लोगों का मिलना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे हस्बैंड अभी मेरे बेटे को लेकर आते ही होंगे, इसलिए हम साथ में ही डिनर कर लेंगे। अदिति जी तुरंत ही खुश हो जाती है ईशा जी की बात सुनकर और वह बोलती है, ठीक है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वैसे भी रात का समय हो गया है। थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। इतना कहकर अदिति जी और ईशा की एक दूसरे को बाय करती है। आयशा भी ईशा जी की तरफ देखते हुए बाय करती है, बाय आंटी, थोड़ी देर में हम मिलते हैं, ठीक है। आयशा की इतनी प्यारी बात सुनकर ईशा की राह नहीं पाती है और वह अपने घुटनों के बल बैठकर उसके गाल पर एक प्यार भरा किस करती है और बोलती है, ठीक है, हम थोड़ी ही देर में मिलेंगे। मेरे बेटे को भी मैं अपने साथ लेकर आऊंगी। वैसे तो उसे किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसके दोस्त जरूर बन सकती हो। ईशा जी की बात सुनकर आयशा तुरंत की खुश हो जाती है और वह बोलती है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी मेरी टीचर बोलते हैं कि मैं दोस्त बहुत जल्दी बना लेती हूँ। आप देखना, मैं आपके बेटे से भी दोस्ती कर ही लूँगी। उसकी बातें सुनकर अदिति और ईशा दोनों हंसने लगती है और फिर बाद में अपने अपने रूम में चली जाती है। अदिति जी ने आयशा को तैयार करवा दिया था और खुद भी तैयार हो रही थी, तभी उनका रूम का दरवाज़ा खुलता है। उन्होंने होटल में जो रूम बुक किया था वह एक स्वीट था, जिसमें एक रूम, एक लिविंग हॉल के साथ एक किचन भी अटैच था। हालांकि उसे किचन का कोई उसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी को अपने हाथों से खाना बनाने की इच्छा हो तो वह कभी भी यहाँ पर बना सकता है। एक आदमी धीरे से चलते हुए अंदर आता है। आयशा जब उसे आदमी को देखते हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह आदमी तुरंत ही अपने होठों पर उंगली रखकर आयशा को चुप होने का इशारा कर देते हैं, जिसे देखकर एक अच्छे बच्चे की तरह आयशा भी तुरंत ही अपने होठों पर उंगली रख लेती है, जैसे कि वह उनका इशारा समझ गई हो। वही ड्रेसिंग टेबल के सामने अदिति जी ने साड़ी पहनी हुई थी और वह अपनी मांग में सिंदूर भर ही रही थी कि उनके पीछे जाकर वही आदमी खड़ा हो जाता है और उनके हाथ से सिंदूर की डब्बी लेकर अपने हाथ से उनके मांग में सिंदूर भर देता है। यह महसूस होते ही अदिति जी की आंखों अपने आप ही बंद हो जाती है और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। बहुत जल्दी आ गए आप। आपने तो कहा था कि आप 5 बजे तक आ जाएंगी, लेकिन अभी तो सिर्फ रात के 8:30 हैं। इतना जल्दी आने की क्या जरूरत थी? भले ही अदिति जी यह बात मुस्कुराकर बोल रही थी, लेकिन आयशा के पापा समझ रहे थे कि वह उन्हें ताने दे रही है, जिसे महसूस करके वह मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बीबी जी अब हमें माफ़ भी कर दीजिए। गुलाम को आने में बहुत देरी हो गई, हम जानते हैं इस बात को। देखिए हम अपने कान पकड़कर आपसे सॉरी कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए।
हम बहुत जल्दी ही आने वाले थे, लेकिन क्या करें, काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि आ ही नहीं पाए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। ये कहते हुए विनोद जी तुरंत ही अपने दोनों कानों को पकड़ लेते हैं और अपना चेहरा किसी छोटे बच्चों की तरह कर लेते हैं, जिसे देखकर अदिति जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही आयशा अपने पापा को इस तरह से देखती है तो वह जल्दी से अपनी कमर पर हाथ रखकर अपनी मम्मी के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, मम्मी आप पापा पर कितने ज़्यादा गुस्सा करते हो। देखिए ना, वह किस तरह से माफ़ी मांग रहे हैं और आप क्यों नहीं माफ़ भी नहीं कर रही हो। वैसे भी टीचर रहते हो और आप ही तो कहती हो ना कि जो लोग अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं उन्हें हमें माफ़ कर देना चाहिए। तो आप भी पापा को माफ़ कर दीजिए ना। अपनी बेटी की बातें सुनकर विनोद जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह और भी ज़्यादा क्यूट सा चेहरा बनाकर अदिति जी के सामने देखते हैं और बोलते हैं, अब तो आयशा ने भी कह दिया है कि आपको हमें माफ़ कर देना चाहिए, तो कर दीजिए ना माफ़। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम जब भी आपके साथ घूमने के लिए आएंगे, हम पहले से ही अपना काम पूरी तरह से खत्म कर देंगे ताकि हमारा सारा वक्त आपके पास ही हो। अपने पति और बेटी की बातें सुनकर अदिति जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह तुरंत ही बोलती है, आपने हमेशा हमारी बेटी की वजह से ही जीत जाते हैं, वरना तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करते, आप हमें बहुत इंतज़ार करवाते हैं। अदिति की बात सुनकर विनोद जी और आयशा तुरंत ही खुश हो जाते हैं। आयशा जल्दी से अपने पापा को गले लगाती है और बोलती है, देखा पापा, इस बार भी आपको माफ़ी मिल गई, अब चलिए जल्दी से तैयार हो जाए, हमें डिनर के लिए जाना है। विनोद जी तुरंत ही बोलते हैं, बेटा हम होटल में ही हैं, हम अपने रूम में ही खाना मंगवा सकते हैं, हमें जाने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो क्या हम कल चले कहीं पर घूमने में, पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि कल आपको मैं कहीं पर घूमने के लिए लेकर जाऊंगा। आयशा विनोद जी की बातों का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही अदिति जी की आवाज़ सुनाई देती है, मैं आपका कोई भी बहाना सुना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर मेरी एक अच्छी दोस्त बनी है और उसने ही मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। जाए, जाकर तैयार हो जाए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। इतना बोलकर वह जल्दी से विनोद जी के लिए कपड़े निकाल देती है। वही विनोद जी अब अपनी वाइफ की बात तो टाल नहीं सकते थे। थोड़ी ही देर में उन 3 लोगों की फैमिली डाइनिंग हॉल में मौजूद थी। अदिति जी को जब वहां पर ईशा जी दिखाई नहीं देती है तो वह तुरंत ही अपना फ़ोन निकालकर उन्हें कॉल करती हैं। अलग होते समय अदिति जी ने ईशा जी से अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया था। हेलो, हम डाइनिंग हॉल में पहुंच गए हैं, आप कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कॉल कनेक्ट होने के साथ ही अदिति तुरंत ही यह बात बोलती है, सामने से उन्हें हंसने की आवाज़ आती है और ईशा जी बोलती है, ज़रा पीछे मुड़कर देखो। तो जैसे ही पीछे मुड़कर अदिति जी देखते हैं तो वहां पर 3 लोगों की फैमिली खड़ी हुई थी, जिनमें से एक 30 से 32 साल का आदमी खड़ा हुआ था जिसने 3-पीस सूट पहना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और वह काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और डरावना दिखाई दे रहा था। वही उसी के बगल में एक प्यारी सी औरत खड़ी हुई थी जिसकी उम्र 27 से 28 साल की थी, लेकिन फिर भी वह 20-25 साल की औरत की तरह ही लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी। उन्होंने भी अदिति जी की तरह ही एक साड़ी पहनी हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट तरीके से उन्होंने कैरी की हुई थी। वही एक छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा था जिसकी उम्र शायद 13-14 साल की होगी। वह भी अपने साथ में खड़े हुए उसे इंसान की तरह ही दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक डेविल के साथ एक छोटा डेविल फ्री हो। वह कोई और नहीं, अर्जुन था। थोड़ी ही देर में दोनों फैमिली एक टेबल पर बैठी हुई थी और सब लोगों ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया था। ईशा जी अपने हस्बैंड और बेटे की तरफ देखते हुए बोलती है, यह मेरे हस्बैंड है आदित्य कपूर। अरे मेरे बेटे अर्जुन कपूर। अदिति जी भी मुस्कुराते हुए अपने हस्बैंड और बेटी की तरफ देखते हैं और उन दोनों आदमियों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करने ही वाली होती है कि तभी वरुण की आवाज़ सुनाई देती है।
रहने दो अतिथि, हमें इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर टेबल पर मौजूद हर एक इंसान हैरान रह जाता है। तभी आदित्य जी की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें तो पता ही है, इस समय यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया था और इस मीटिंग में हमारी मुलाकात हुई थी। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा मिस्टर वरुण मेहरा। आदित्य जी की बात सुनकर वरुण के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह बोलते हैं, ये बात तो मुझे आपसे कहानी चाहिए। अदिति ने मुझे बताया कि आपकी वाइफ अगर आज ना होती तो मेरी बेटी इस वक्त सही सलामत मेरे सामने नहीं बैठी होती। वही अर्जुन और आयशा तो बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे और दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी लेकिन किसी मजबूरी केलतीले उसने ना चानामम भी उसका दिल जाती वही या था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी?